हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 का पेपर जो कि मर साइकिल हो गया था। ये सोशियोलॉजी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। The middle attribute, the rank of the distribution observed attributes is known as। प्रेषित गुणों के श्रेणीबद्ध बंटनों में मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेषित गुण आपने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, दिए हुए को श्रेणीबद्ध यानी कि उसका एक सीक्वेंस में अपन ले लिया, इसके मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है। तो क्या किया जाएगा कि इनका सबका टोटल कर लिया जाएगा। ठीक है, कि ये कितने नंबर है, जैसे सपोज यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15 या 2 या 5 ये लिखा गया है, इन सबका टोटल लिखा जाएगा और ये नंबर्स का टोटल कर लिया जाएगा। जैसे 3 और 3 6 और 1 7 अपॉन 7 नंबर्स का टोटल कर लिया जाएगा। इक्वल्स जो भी आपका नंबर आएगा वो आपके मध्यवर्ती गुण कहलाएगा, इसका एवरेज कहलाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन आएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि एवरेज इसमें ऑप्शन है ही नहीं, आपके मीन मोड मीडियम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है। तो इस तरीके के रूप को इसको इस प्रकार के गुण को एवरेज कहा जाएगा, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू लुईस वर्थ द फॉलोइंग वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट टू मेकिंग अर्बन लाइफ इम्पर्सनल। क्या कह रहा है कि लुईस वर्थ के अनुसार शहरी जीवन को अव्यक्तिगत बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कि व्यक्तिगत नहीं बनाना है, इसको अव्यक्तिगत बनाना है। तो पहला क्या है, लोकेशन। दूसरा है इन्फ्लुएंस, आपकी प्रभुता। तीसरा है आपका आकार, साइज। नेक्स्ट आपका घनत्व, डेंसिटी। एंड नेक्स्ट आपका आ रहा है हेट्रोजेनिटी यानी कि विषमता। देखो, लुईस वर्थ की जो बुक थी वो बुक थी अर्बनाइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ये काफी बार पूछा गया है। अ वे ऑफ लाइफ, अ वे ऑफ लाइफ के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर ये प्रकाशित हुई थी 1938 के अंदर कि अ वे ऑफ लाइफ लुईस वर्थ ने दी है, जीवन जीने के तरीके। ठीक है, अब उस जीवन जीने के तरीके के अंदर उन्होंने जो बताया कि आपके शहरी जीवन के जो अव्यक्तिगत कारण है वो होता है आपका आकार, क्योंकि नगरीय आकार बहुत बड़ा होता है, उसका घनत्व भी बहुत बड़ा होता है और उसमें किसी भी प्रकार की सिमिलरिटी नहीं पाई जाती, उसमें विषमता पाई जाती है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फेमस वर्क ऑफ द चेंजिंग स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द तंजौर विलेज आंद्रे बेतेई ऑब्जर्व द चेंजेस। देखो, जब तंजौर का नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आंद्रे बेतेई की स्टडी रही है तंजौर गांव के अंदर, और आंद्रे बेतेई की जो स्टडी रही तंजौर गांव के अंदर, उन्होंने क्या काम किया था, कास्ट सिस्टम पे काम किया या क्लास सिस्टम पे काम किया या पावर सिस्टम पे काम किया, कि जो भी इनका स्ट्रेटिफिकेशन था, उनका स्तरीकरण जो चेंज हो रहा था, उसमें उन्होंने क्या क्या व्यवस्था उन्होंने देखी। तो उन्होंने ये तीनों व्यवस्थाएं देखी, ऑल ऑफ द अबव, सारी व्यवस्था देखी। और इनकी जो फेमस बुक का नाम था वो था कास्ट, क्लास एंड पावर। इसको आप इसके साथ लिंक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कॉरेस्पोंडेंट एनालिसिस द स्टैटिकल मेथड ऑफ द एनालिसिस ऑफ द क्रॉस टैबुलेशन डेटा बाय द फाइंडिंग इन द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, ये कह रहा है कि आपका संगत विश्लेषण ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने द्वारा पारगामी सारणीकृत डेटा के विश्लेषण की एक सांख्यिकी पद्धति है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस बाय द प्रेजेंटेड बाय द पियर बोर्ड्यू एंड डिस्टिंक्शन। पियर बोर्ड्यू की फेमस जो बुक थी वो थी डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में पियर बोर्ड्यू ने ये कहा कि संगत विश्लेषण की जानी मानी प्रतियोजनाओं को प्रस्तुत करता है। तो ये तो उन्होंने कहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई नहीं कहा है। ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। पर ये जो कह रहा है कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस से ज्यामितीय संगत विश्लेषण जो होता है कॉरेस्पॉन्डेंस से, वो एक सांख्यिकी पद्धति है, एक जियोमेट्रिकल पद्धति है जिसमें क्रॉस टैबुलेशन होता है। ये जो टैबुलेशन आई, इसको इस टैबुलेशन के टोटल करके या किसी भी तरीके से चेक अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्चरल आइडेंटिटीज आर शेप्ड बाय द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएट विद द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर प्रैक्टिस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल इन कोर्स ऑफ देयर हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। हु स्टेट दिस? ये वाक्य किसने कहा है कि सांस्कृतिक अस्मिताओं को आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों और विश्वास के उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो इस पे कहा है आपके योगेंद्र सिंह ने, क्योंकि इसमें देखो एक तो कल्चरल सांस्कृतिक तत्वों की बात होती है, साथ ही इसमें आधुनिकता दिखाई गई है, एवोल्यूशन दिखाया गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसी कोई बात आ जाए तो उसका राइट ऑप्शन आना है योगेंद्र सिंह, क्योंकि योगेंद्र सिंह की जो फेमस बुक थी वो बुक थी मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन। जो उन्होंने फेमस बुक लिखी सोशल चेंज के ऊपर वो ये लिखी थी। ठीक है, टाइलर की बात कर लेते हैं। तो टाइलर ने प्रिमिटिव कल्चर लिखी थी। इन्होंने ये लिखा था कि इनका जो एग्जामिनेशन था वो सर्वाइवल्स था कि उन्होंने किस पे काम किया है। ठीक है, इनकी जो फेमस बुक थी वो थी प्रिमिटिव कल्चर, जो कि आपकी लिखी गई थी 1871 में। ठीक है, अच्छा ओमेन की बात कर लेते हैं। टीके ओमेन ने सिटीजन, नेशनलिटी एंड एथनिसिटी के ऊपर बात की थी, सिटीजन के ऊपर एंड एथनिसिटी के ऊपर बात करी है 1997 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा योगेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what is the appropriate term to describe a woman marrying the brother of her deceased husband? कि जब हस्बैंड चला जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके भाई से जब एक वुमन शादी करती है ना, उसको क्या कहेंगे? तो उसको आप कहेंगे लेविरेट, यानी कि अपने पति के छोटे भाई से अगर कोई लड़की मतलब भाभी अगर शादी करती है तो उसे लेविरेट कहा जाता है। ठीक है, अपने भाई के, अपने मरे हुए भाई से छोटे भाई की आप। ठीक है, जैसे राजस्थान में एक परंपरा है चूड़ा पहनने की, भाई बड़े भाई का जो एक्सपायर हो जाते हैं बड़े भाई साहब, तो छोटे भाई का चूड़ा पहन लेती है भाभी। ठीक है, तो इसे लेविरेट कहा जाता है। अच्छा, पहला जो अपना ऑप्शन है सोरोरेट, वो कहा जाता है कि पत्नी की अन्य बहनों के साथ अब जब विवाह करते हैं तब शाली विवाह होता है। एमिटेट में क्या होता है? बुआ अधिकार। एमिटेट के अंदर होता है पितृ, इसको हिंदी में कहते हैं पितृश्वेषा, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है और बच्चे की जितनी भी लालन पालन या जो भी अधिकार होते हैं वो पिता की बहन यानी कि बुआ आपके वो सारे अधिकार निभाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है एवानुकुलेट, यानी कि मातुल्य। मातुल्य में ये जो अधिकार होता है बच्चे के लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा शादी ब्याह, वो अधिकार आपके यहाँ पे मामा का होता है। ठीक है, तो एमिटेट में बुआ का होता है, एवानुकुलेट में मामा का होता है। पर जब एक लड़की अपने मरे हुए पति के छोटे भाई से शादी कर लेती है तो उसे लेविरेट कहा जाता है, देवर विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Who among the following criticize the effect of the mass media and the culture industry on population? देखो कल्चर इंडस्ट्रीज और मास मीडिया जो वर्ड आया है वो वर्ड किसके आया है आपको याद होना चाहिए। वो वर्ड आपके आडनो ने दिया है, थॉर्डन आडनो ने दिया है। ये फोरमोस्ट कॉन्टिनेंटल फिलोसोफर रहे हैं जिनकी जो स्टडी रही है वो इसके ऊपर ही स्टडी इनकी बेस रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, उल्चिक बैग। उल्चिक बैग ने एज यू नो रिस्क सोसाइटी की बात करी थी। ठीक है, अच्छा अफिशुस ने जो बात करी थी वो लाइफ वर्ल्ड के बारे में बात करी थी। थॉर्डन ने मास मीडिया के बारे में बात करी थी। एंड एर्नेस्ट बर्गेस ने जो बात करी है वो बात करी है साइंस ऑफ सोशलॉजी के बारे में, जो कि रॉबर्ट पार्क से ये इन्फ्लुएंस में थे। ये 1921 में इन्होंने ये वाली बुक लिखी है, साइंस ऑफ सोशलॉजी। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द डिसहार्मोनी बिटवीन द रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द सोवर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड बिलीव एज नॉर्म।
क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी में तो बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही है, बहुत तेजी से गति हो रही है, किंतु सामाजिक संस्था और विश्वास के बीच में बहुत स्लो बढ़ रहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी तो आपके बहुत अलग हो रही है और ट्रेडिशनल आपके बहुत धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपके सांस्कृतिक विलंबना, कल्चर लैग। कल्चर लैग की जो अवधारणा है वो ऑकबर्न ने दी थी, ऑकबर्न एंड लिम्फोक ने दी थी, एज यू नो, आप जानते हैं इस चीज़ को। और इनकी जो फेमस बुक थी वो बुक थी सोशल चेंज, जो कि 1929 में लिखी गई थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है ट्रेडिशनल लैग, वो क्या, सॉरी, टेक्नोलॉजिकल लैग। टेक्नोलॉजिकल लैग जो थी वो मैकावर एंड पेस की थी। ठीक है, मैकावर पेस की थी ये वाली जो थी कि कुछ टेक्नोलॉजीज तो बहुत ये हो रहा है, अपर लेवल पे जा रही है, पर जैसे ही नई टेक्नोलॉजी अपर लेवल पे जाती है तो जस्ट उसके पहले वाली टेक्नोलॉजी डाउन हो जाती है। तो इस प्रकार की होती है तीव्रता, इसको टेक्नोलॉजिकल लैग, प्रौद्योगिकी विलंबना कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है कम्युनिकेशनल लैग। देखो, भाषा, जहाँ पे भी भाषा से संबंधित विलंबना आए, पिछड़ापन आए, उसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश आपके सभी जगह पाई जा रही है और बहुत अपर लेवल पे पाई जा रही है। इसके मुकाबले आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो लोकल डायलेक्ट है, वो पिछड़ रही है। इसको कम्युनिकेशनल लैग कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है इंफॉर्मेशन लैग। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बेटर होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन अपन भूलते जाते हैं, अपन अपने लिए रिकॉल होने लग जाती है। जैसे कि 5 साल की उम्र के अंदर आपकी जो भी आपकी मेमोरीज थी, ठीक है, 10 ईयर के अंदर वो मेमोरीज कम हो गई, 15 साल की उम्र के अंदर वो और कम हो गई, 20 साल की उम्र में तो आपको 5 साल की मेमोरीज याद रहती ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस आती हैं उनको इंफॉर्मेशन लैग कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोड्स ऑफ द इंडिविजुअल एडॉप्शन। ये मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडॉप्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी आपके R.K. मर्टन ने। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, R.K. मर्टन। R.K. मर्टन क्या है? फाउंडिंग फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी का है और उन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी है जिसके अंदर ये वाली अवधारणा डेवलप हुई है। ठीक है, मिडिल रेंज थ्योरी के अंदर। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं ये। अच्छा, पार्सन्स भी आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की थ्योरी डेवलप करी है। ठीक है, और पीटर ब्लाउ की बात करते हैं तो पीटर ब्लाउ भी जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीनों आपके अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं और पीटर ब्लाउ R.K. मर्टन से ये PhD होल्डर है, ध्यान रखना। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं दुर्खीम की। दुर्खीम फ्रांसीसी हैं, ये आप पता ही है आपको, फ्रांसीसी है, डिवीजन ऑफ सोशल लेबर या सुसाइड, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रियल लाइफ, ये उन्होंने काफ़ी सारी बुक लिखी हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा टार्कन पार्सन्स, वो क्या, R.K. मर्टन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द रिलेशनशिप लिंकिंग सोशल एक्टर एंड द सेट ऑफ द एक्टर्स एंड द टाई अमंग टर्म। सामाजिक अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाले संबंधों की संरचना और उनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके सोशल नेटवर्क। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं कि आपके पैटर्न होते हैं रिलेशनशिप के, जो कि व्यक्तियों या कुछ ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं। सम ग्रुप्स होते हैं या पीपल्स होते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है? इम्प्रूविंग द वेलबीइंग ऑफ द एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का इम्प्रूव होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि सारे सिस्टम जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। कौन से सिस्टम्स भाई? जहाँ पे सोशल रोल्स हो, आपके सोशल रोल्स हो या सोशल नॉर्म्स हो। ठीक है, जो कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली या फंक्शंस के अकॉर्डिंगली जुड़े होते हैं, उनको इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, सामाजिक संस्था कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्टअप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।